हेलो एवरीवन। मैं पारुल गाबा, एसोसिएट प्रोफेसर KRCHE। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग का। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस जब फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचे। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी अल्टीमेट फाइनल सर्विसेज जो है वो उनके कंज्यूमर तक पहुंचे। बट किसके थ्रू, कैसे? हमने 4 P's पढ़े हुए हैं मार्केटिंग मिक्स में, और वो 4 P स्टैंड करते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्राइस के लिए, प्लेस के लिए एंड प्रमोशन के लिए। तो जो प्लेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल टू द कंज्यूमर और द बिजनेस यूजर्स हु नीड इट, राइट। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हमें सर्विसेज के फीचर्स पता है कि वो इंसेपरेबल है, पेरिशेबल है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। बट हम जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो एक फिजिकल फॉर्म में होता है। हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, राइट। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दी प्रोडक्ट्स, राइट। जब हम प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें जो है वेयर हाउसेस चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए होलसेलर्स चाहिए, हमें रिटेलर्स चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। बट अगर इफ आई टॉक अबाउट सर्विसेज, राइट, तो सर्विसेज के लिए हमें we cannot store it, so we don't need the warehouses, we don't need wholesalers, we don't need retailers. Why we don't need wholesalers or retailers? Because the second feature of service marketing is inseparability. Inseparability means that service provider and the individual cannot be separated. Therefore जो सर्विस है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती है, इसीलिए जो बहुत सारे चैनल्स होते हैं ना, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे सर्विसेज से। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि रोल, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल होता है हमारे बिजनेस चैनल्स में, देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना, चाहे उन्हें वो प्रोडक्ट पहुंचाना हो अपने फाइनल कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक, या फिर सर्विसेज पहुंचानी हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो डिसाइड करता है कि जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस क्या होंगे और हमें कैसे उन्हें डिफरेंट मार्केट में पोजीशन करना है। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वी मेक इट टेलर बेस्ड, सर्विसेज ऑल्सो हम टेलर बेस्ड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे हम वर्ड डिफरेंट मार्केट्स में हम कैसे कैसे अपने गुड्स और सर्विसेज को पोजीशन करें। देखिए अगर हम ज़ोमैटो पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कोई फूड ऑर्डर करा हमने, तो वो हमें इतनी फास्ट डिलीवरी देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड कर रखा है। आप अमेज़न में कुछ ऑर्डर देते हैं, आप फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आपको कहीं न कहीं पता लग जाता है कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज यू हैव टू रीच टू योर फाइनल कंज्यूमर। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, any product in your organization, or if you are able to provide any services to your consumers, then it should reach to your final consumers or customers। उसका कोई यूज़ नहीं रह सकता। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक वो पहुँचे, ये हमारा टारगेट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का इसलिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देखिए कोई भी चीज़ हम हमेशा कहते हैं राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर अवेलेबल, राइट। अगर वो सही समय पे और सही जगह पर नहीं होगी तो उस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तरीके, हम देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी है, राइट, बहुत बड़ी कंट्री है। तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन हो सकता है यूपी में हो रहा हो और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा केरला में हो रहा हो। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो कैसे होगा मिनिमाइज, और कैसे वहाँ पे जल्द से जल्द चीज़ें पहुँचेंगी, तो ये सारा हम डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। अब अगर हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमें पता है हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हर जगह पर स्कैटर्ड हैं।
तो हमें कोई ना कोई चैनल तो डिसाइड करना होगा ना कि हम किसके थ्रू अपने फाइनल कंज्यूमर कस्टमर्स तक पहुँचे। तो अगर हम चैनल्स की बात करें सर्विसेज में, तो एक तो होता है ज़ीरो लेवल सर्विसेज। ज़ीरो लेवल सर्विसेज में आप देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर होता है एंड कंज्यूमर होता है। सर्विस प्रोवाइडर में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो डायरेक्टली अपनी सर्विसेज कंज्यूमर को देता है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं डेंटिस्ट। अगर मेरे टूथ में कोई प्रॉब्लम है तो क्या मेरी जगह कोई और जा सकता है? नहीं ना। और अगर मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो क्या जो म्यूज़िक सिखाने वाला है वो मुझे ही तो सिखाएँगे या किसी और को सिखाएँगे? तो इसमें क्या है ज़ीरो लेवल, जिसमें सर्विसेज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंज़्यूमर को दी जाती हैं और किसी को नहीं दी जाती। तो सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली कंज़्यूमर को सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। इसमें एक चीज़ और आती है, अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो इसमें जो फीचर है इंसेपरेबिलिटी का, कि सर्विस प्रोवाइडर एंड द इंडिविजुअल और द ह्यूमन बीइंग जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे बोथ आर इंसेपरेबल, राइट। देन वी कम टू दी वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है, एजेंट होता है एंड द कंज्यूमर होता है, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, राइट। सर्वे एजेंट क्यों आया बीच में? व्हाई वी नीडेड दैट एजेंट? बिकॉज जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो हमारे कस्टमर्स के लिए होती है, और कस्टमर एक ही जगह तो नहीं होता, वो स्कैटर्ड होता है इन अ वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर जगह अपने कस्टमर तक पहुंच सके। तो उसके लिए या तो वो अपनी लोकल सेल्स टीम रखें, अगर ये चीज़ नहीं पॉसिबल है तो वो एक एजेंट रख लेता है। तो एजेंट के थ्रू वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, तो एजेंट के थ्रू हम कोई भी डील फाइनलाइज कर लेते हैं, राइट। और अगर और एजेंट किस लिए ज़रूरत होती है? आप जैसे आप देखोगे LIC, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ LIC पॉलिसी के लिए। तो उन्होंने अपने सर्टिफाइड एजेंट रख रखे हैं हर जगह, जिसके थ्रू हम LIC पॉलिसी ले सकते हैं। अब आपको इसमें रोल समझ में आ गया होगा एजेंट का, बिकॉज द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आर रियली स्कैटर्ड इन अ वेरी लार्ज एरिया। सो वी रिक्वायर्ड एन एजेंट सो दैट हमारी सर्विसेज हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सके when at the right time and at a right place। चैनल्स के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन? इंटेंसिव का मतलब हर जगह है अवेलेबल, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें प्रोडक्ट्स की भी और इसमें सर्विसेज की भी बात करेंगे। अगर मैं पहले इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट फर्स्ट, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड, मिल्क, और जो रोज का हमारा सोप्स, ये सामान होता है, राइट। तो आप देखेंगे ये मिलना इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता, ठीक है। ये जनरल प्रोडक्ट्स हर दूसरी दुकान पर अवेलेबल होते हैं, तो इनका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर जगह अवेलेबल होंगे, आप थोड़ी सी भी दूरी पे जाएंगे यू कैन फाइंड इट। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चिप्स हो गए। तो ये तो बात हुई प्रोडक्ट की। क्या सर्विसेज भी हम ऐसे कर सकते हैं, हर दूसरी जगह पर अवेलेबल करवा सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट। बट हर चीज़ में कस्टमर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें कहीं ना कहीं दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे बैंक्स का, राइट। बैंक्स ने क्या करा, वो डायरेक्टली तो हर जगह अपने कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने क्या करा, इन शॉप्स पर कियोस्क मशीन लगा दी। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली अपने कस्टमर तक हर जगह अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं आपको STD कॉल्स की टेलीफोन बताती हूँ मैं आपको एक एग्जांपल से। जब टेलीफोन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, अब तो सबके पास मोबाइल है, हम कहीं पे भी कॉल कर लेते हैं, तो टेलीफोन के थ्रू होता था। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करा? आप देखते थे हर जगह बूथ लगा रखा होता था, STD कॉल्स, ISD कॉल्स। तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया थोड़ी थोड़ी जगह पर ये बूथ्स लगाकर, कि हम इनडायरेक्टली, हम इंटेंसिव मतलब हर जगह खुद तो अवेलेबल नहीं हो सकते, बट हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम इनडायरेक्टली अपने कंज्यूमर कस्टमर्स तक पहुंच जाए। तो उन्होंने क्या करा, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर
बूथ्स लगा दिए, तो जो टेलीफोन की सर्विसेज थी एसटीडी आईएसडी वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचने लगी आसानी से, राइट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कस्टमर खुद आता है सर्विस प्रोवाइडर के पास। ओके, द नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कंज्यूमर क्यों आएगा कस्टमर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास, सॉरी। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत यूनिक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटेटिव हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ बेंटले कार्स का, राइट। इसका ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। आपको कहीं ऑडी का शोरूम या मर्सिडीज का शोरूम हर जगह मिलता है, इसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कुछ चीज़ यूनिक जो कस्टमर को खुद खींचती है, और जब खुद खींचती है तो हम उसको पता है क्या कहते हैं, हम उसको पुल मार्केटिंग भी कहते हैं। आपने बहुत सारे पर्सेस सुने होंगे और बहुत सारे जिमी चुके शूज होंगे, राइट। तो वो क्या होता है कि आपको खुद से खींचते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आपको महंगा देना पसंद है, महंगा प्राइस आप दे सकते हो, बट आप अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और आप उसके सब्सिट्यूट्स को भी नहीं लेना चाहते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एस्कॉट हॉस्पिटल का, राइट। एस्कॉट हॉस्पिटल किस लिए माना जाता है? फॉर हार्ट सर्जरी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और वो एस्कॉट हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे सर्जरी एकदम अप टू द मार्क होगी और कहीं ना कहीं होप होता है कि पेशेंट सही हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, डीएचएलआई का ले सकते हैं। डीएचएलआई में जो है लीवर लंग्स के लिए स्पेशलाइजेशन है। तो वो क्या होता है कि कस्टमर खुद खींच के आ रहा है, बट अब इसके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और कस्टमर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम एक जगह तो नहीं हो सकते, या तो हम इसकी ब्रांचेस खोलें या कोई हम और भी चीज़ें कुछ कहीं ब्रांचेस हो गई या फिर और भी जगह मार्केट ऑपरेशंस खोलें ताकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर तक पहुंच पाए। देखिए अगर एक ही आपने बहुत सारी चीज़ों की वो स्कूल्स की भी ब्रांचेस सुनी होगी, आपने एस्कॉट की ब्रांचेस सुनी होगी, वेदांता कि यहाँ पर भी खुल गया है, दिल्ली में भी है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। और सपोज केरला में भी खुल गया क्योंकि वहां पर भी डिमांड ज्यादा थी। को XYZ हॉस्पिटल जो दिल्ली में खुला हुआ है और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी, तो अब क्या करें, उसको हमने उसकी ब्रांच को केरला में भी खोल दिया है क्योंकि उसकी डिमांड वहां पर भी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या कहलाता है, इसने क्या करा है, ब्रांचेस बॉर्न हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है और कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वी गो फॉर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन गिव बर्थ टू दी फ्रेंचाइजिंग। बट पहले हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल्स पे मैंने आपको बताया कि एस्कॉट हॉस्पिटल हो गया, डीएचएलआई हो गया, राइट। अब मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्रेंचाइजिंग आती है। तो फ्रेंचाइजिंग बेसिकली होती क्या है? फ्रेंचाइजिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, जिसमें फ्रेंचाइजर राइट्स देता है फ्रेंचाइजी को अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, साथ में उसको राइट्स देता है अपने ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए। तो this is in here franchising is beautifully defined. It is basically a right which manufacturer or businesses give to others. This allow the beneficiaries over here are franchisees to sell the product or services of these manufacturers or पेरेंट बिजनेसेस। और पेरेंट बिजनेसेस मतलब सपोज करो मेरा बिजनेस है एंड आई एम ग्रांटिंग यू द राइट कि तुम मेरा ब्रांड नेम यूज कर सकते हो और तुम मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो गुड्स को बेचने के लिए। तो अगर हम बात करें फॉर्मल को डेफिनेशन पूछे बताएं तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर where the franchisor grants license, some rights or authority to the franchisee. Franchising बहुत well known strategy है when you want to expand your business. It is a contractual agreement between the franchisor and franchisee. ये contract इन दोनों के बीच में ही होता है जिसमें franchisor rights देता है, authorize करता है franchisee को that he can sell his goods and services and give him the right to use his brand name
एंड द ट्रेडमार्क। तो अब क्या हो जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फ्रेंचाइजी क्या हो जाता है, फ्रेंचाइजी एक डीलर की तरह एक्ट करने लग जाता है। नाउ फ्रेंचाइजी को तो मिल गया, ट्रेडमार्क यूज कर सकता है, ब्रांड नेम यूज कर सकता है। नाउ व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर को क्या मिला, फ्रेंचाइजर को एक वन टाइम फी मिलती है, कमीशन मिलती है, और समटाइम्स शेयर इन रेवेन्यू। वो डिपेंड होता है उनके अरेंजमेंट पे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉजेस रखे हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेज होते हैं, फ्रेंचाइजी को एक स्टैब्लिश बिजनेस मिलता है। उसको पता होता है कि ये बिजनेस के लिए उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर जो है वो अवेयर है, राइट। तो उसके मन में कहीं ना कहीं जो डर होता है ना कि मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बहुत कम होता है। एंड दोज पीपल हु डोंट वांट टू टेक हायर रिस्क, वो दे रिजॉर्ट टू फ्रेंचाइजिंग ओनली। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया, तो आप मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप डोमिनोज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, डंकिन डोनट्स, टैको बेल, बास्किन रॉबिन्स, बर्गर किंग्स। ये कोई भी नाम नया नहीं होगा आपके लिए, आपने ये देखे हैं। मैकडोनल्ड्स एक अपने आप में बहुत ही रिनाउंड नेम है। बर्गर किंग स्पेशलाइज्ड है कि वहाँ का जो बर्गर होगा वो बहुत ही डिलीशियस होगा। और कभी कभार हम सोचते भी हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो ये एक ही चीज़ के लिए इतना फेमस हो गया। डोमिनोज का पिज़्ज़ा, ठीक है, राइट। देन डोनट्स ऑफ दिस डंकिंग डोनट्स, बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम। हम जब भी हमें लगता है कि हाँ, अब बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम का क्या है, ये स्टैब्लिश ब्रांड नेम है। अब अगर जो भी इसकी फ्रेंचाइजी ले रहा होता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं जो डर होता है ना रिस्क का, वो बहुत कम होता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फ्रेंचाइजी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, देखिए फ्रेंचाइजिंग जो होती है ये एक बहुत अच्छा मेथड है जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और बहुत सारा उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, राइट। आपने क्या करा, अगर मेरा बिजनेस यहाँ पर है, सपोज करिए रोहिणी में है, मैंने उसकी एक दूसरी ब्रांच खोल ली कहीं और किसी एरिया में, राइट। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। पहले आप सिर्फ इस जगह पे जाने जाते थे, अब आप दूसरी जगह पे। अब आप देखिए फ्रेंचाइजिंग में आप मैकडी का नाम हर जगह पर है। तो उससे क्या हो रहा है, आपको एडिशनल एक्सपेंस नहीं करने पड़े। एडिशनल एक्सपेंस कैसे, आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों, अगर हम कहीं पे और जगह पर खोलते हैं तो कॉस्ट तो लगेगी, बट आपके एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे अमाउंट बचता है। और आपको पता है कि जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं एडवर्टाइजिंग में, वो एक ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। आप जब आपका एक्सपेंशन होता है, आपकी गुडविल मल्टीप्लाई होती है और आप और भी ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाते हैं। देन एक फ्रेंचाइजी के लिए ये एडवांटेज होता है कि उसको प्री स्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल रहा है, जिसमें उसको ब्रांड नेम यूज करने की परमिशन होती है, ट्रेडमार्क वो यूज कर सकता है, जो कि बहुत स्टैब्लिश्ड बिजनेस है पहले से ही। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें जो फेलियर की रिस्क होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरी बात, जो फ्रेंचाइजी होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ता जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। वाई, क्योंकि जब हम फ्रेंचाइजी इस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो फ्रेंचाइजर ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भेजता है। तो एक तरीके से हमारे माइंड में ये होता है कि हमें इनकी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, ठीक है। अनदर एडवांटेज इज दैट आपको फ्रेंचाइजर को एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाती है कि आप जिससे फ्रेंचाइजर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सक्लूसिवली उस एरिया में बेच सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ और फ़ायदा हो जाता है फ्रेंचाइजी के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको ना ट्रेड सीक्रेट्स पता लग जाते हैं कि फ्रेंचाइजर के ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो इसको बिजनेस में इतना सक्सेसफुल बनाया है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इफ़ यू लुक आफ्टर दी फ्रेंचाइजी। मैंने अगर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, फ्रेंचाइजर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं एंड दी फ्रेंचाइजी के लिए एडवांटेजेस क्या है। देन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए फ्रेंचाइजी के लिए मैं बात करूँ तो फ्रेंचाइजी के लिए ये डिसएडवांटेज होता है कि उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता बिजनेस के ऊपर। उसको रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज ये सारी फॉलो करनी होती है फ्रेंचाइजर की।
और सेकेंडली एक ये रिस्क रहता है कि हमने किसी को अपनी आगे फ्रेंचाइजी तो दे दी है, बट ही मे रिवील आर सीक्रेट्स टू आर राइवल ऑल्सो। क्या पता ये हमारे राइवल से मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये परेशान करती रहती है फ्रेंचाइजर को। फ्रेंचाइजी का जो कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर वो कंप्लीट नहीं होता। ही हैज़ टू अडर टू द पॉलिसीज एंड कंडीशंस ऑफ द फ्रेंचाइजर। और अनदर एडवांटेज क्या है कि इसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है रूटीन बेसिस पर, और इन सम केसेस ही मे हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द विद द फ्रेंचाइजर्स। तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजर के लिए क्या फ़ायदे हैं? फ्रेंचाइजर के लिए ये फ़ायदे हैं कि उसको उसके बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बहुत सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए नुकसान ये है कि अगर फ्रेंचाइजी ने कुछ भी गड़बड़ करा तो उसकी गुडविल पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा, और वो उसके सीक्रेट्स जो है वो उसके राइवल्स को ना बता दे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर साइड दैट इज द फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेजेस होते हैं? उसको एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस मिलता है, राइट, जिसमें उसको डर कम होता है फेलियर का, राइट। और लोग अवेयर होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्रेंचाइजी, then he don't have the control over the business, right? He has to adhere to the policies and conditions made by the franchisors। तो कोई ना कहीं ये लगता है कि हम बंधे हुए हैं, ये हमारा बिजनेस तो है बट फिर भी नहीं है। तो हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, एंड इट इज़ अप टू अस कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।